आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ तक अध्ययन कर लिया था और वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं उनके बारे में देखिए आप। मतलब ऐसे पदार्थ जो हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, पहली बात। पर वो आकर्षण जो बल है, आकर्षण बल जो है वो बहुत कम होता है, अल्प होता है। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अल्प बल से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, CuCl2 है, O2 है। इसको आप CO न समझ जाओ, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट तो लोह चुंबकीय में आता है, ये Ca है। क्लियर? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से अल्प आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, CuCl2 एंड O2। अब हम बात करते हैं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा बिहेव करता क्यों है, इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अब देखते हैं। तो देखिएगा, अगला इसका टॉपिक है कि अनुचुंबकत्व की व्याख्या, अर्थात कि अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अल्प बल से क्यों आकर्षित होते हैं, इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। देखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थों के बाह्य कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब इसके बाह्य कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अकेला इलेक्ट्रॉन या तो वामावर्त दिशा में घूमता है या फिर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जिसकी वजह से वो परमाणु जो है वो चुंबकित हो जाता है किसी निश्चित दिशा में। और निश्चित दिशा में चुंबकित हो जाने की वजह से, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, ये इस दिशा में चुंबकित है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये है। इसी प्रकार ये जो परमाणु है ये इधर चुंबकित है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये है। इसी प्रकार इसकी है, इसी प्रकार इसकी है, इसी प्रकार इसकी, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होती है। पर एक विशेषता ये होती है कि ये इस प्रकार से सेट रहते हैं कि इस पूरे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाए। इसका मतलब है कि अगर इसका चुंबकीय आघूर्ण इस साइड में है तो किसी न किसी एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इससे अपोजिट होगा, ताकि इसके चुंबकीय आघूर्ण को ये परमाणु निरस्त कर दे। इसी प्रकार देखो, इसका इस साइड में है तो इस वाले परमाणु का जस्ट अपोजिट साइड में जो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं, ये सिस्टम इसमें होता है। लेकिन जब ऐसे पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो ये सारे जो परमाणु हैं ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इधर चुंबकित हो गए, ये भी इधर चुंबकित हो गए, ये भी इधर चुंबकित हो गए हैं। क्लियर? जिससे पदार्थ क्या हो जाता है? परिणामी रूप से चुंबकित हो जाता है। और ये जो एक एक परमाणु है इन्हें कहते हैं, ये जो परमाणु है वो छोटे दंड चुंबक के समान बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें अब ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कक्षा में, बाह्य कक्षक कर लेता हूँ मैं इसको, बाह्य कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्लियर? मतलब ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसे परमाणु या अणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण का मतलब, क्योंकि ये जो है देखो आप, इसके एक न एक साइड में चुंबकीय आघूर्ण है, इसका भी है, इसका भी, सबका किसी न किसी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण है। तो इस वजह से ये बाह्य कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके कारण, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसे परमाणु या अणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है।
इस कारण ये परमाणु या अणु छोटे दंड चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये नन्हे दंड चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्लियर? ये बात मैं आपको पहले समझा ही चुका हूँ। जब ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये नन्हे दंड चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश संरेखित, वैसे देखा जाए तो संरेखित ऐसे लिखा जाएगा, संरेखित की छोटा आता है इसमें, संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ परिणामी रूप से चुंबकित हो जाता है। और चुंबकित में भी की छोटा आता है, इसमें बड़ा लिख रखा है, चुंबकित हो जाता है। क्लियर? ये सब बातें मैंने आपको पहले समझा दी थी। तो ये अणुचुंबकत्व की बात है। अब नोट के अंतर्गत देखिए कि अणुचुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किस में रखते हैं बेटा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अधिक बल रेखाएं इनसे गुजरती हैं। बस ये कारण, देखो समझो इस बात को भाई, देखिएगा ध्यान से आप। जैसे मान लो ये अणुचुंबकीय पदार्थ, कैसा पदार्थ है ये? अणुचुंबकीय पदार्थ। आपको बताया था मैंने, पिछला जो टॉपिक था उसमें ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ था। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ चूंकि चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए बल रेखा उसके बाहर से निकल रही थी। लेकिन चूंकि ये अणुचुंबकीय पदार्थ है तो बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही है। तो देखो यहाँ से बल रेखा निकली और वो इसके अंदर से गुजर कर बाहर जा रही है। अर्थात अणुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देता है, और ये गुजर भी रही है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जस्ट उल्टा था, यहाँ ये बाहर जा रही थी। आप चित्र देख सकते हो। जब कांच की कटोरी में अणुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वह चित्रानुसार व्यवस्थित हो जाता है। पिछले वाले का उल्टा है ना। जब ध्रुव पास हो, देखो बेटा पास है, क्लियर? पास है तो यहाँ बीच में क्या रहेगा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। और जहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि ये आकर्षित करता है अणुचुंबकीय पदार्थ को, तो यहाँ ज़्यादा मैटर है, मतलब ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र के पास ज़्यादा मैटर है। पिछले वाले में इस पोजीशन में यहाँ कम मैटर था, कम पदार्थ था। यहाँ पर देखो दूर कर दिया तो अब बीच में क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया तो पदार्थ बीच में क्या हो गया? कम हो गया है। ऐसे याद रखो, मतलब कि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र के साथ ज़्यादा पदार्थ और कम चुंबकीय क्षेत्र के साथ कम पदार्थ। प्रतिचुंबकत्व में इसका जस्ट उल्टा था। तो ये जब ध्रुव पास हों और जब ध्रुव दूर हों तो ये इन दोनों का डायग्राम हो गया है। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है और वो टॉपिक है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? बिल्कुल अणुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही ये भी बिहेव करते हैं। इनके बाह्य कक्षक में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। बस फर्क कितना है? अणुचुंबकीय पदार्थ जो है वो अल्प बल से आकर्षित होते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो तीव्र बल से आकर्षित होते हैं। तो देखो, जब ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पिछले बार का क्या था कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बस अणुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व में केवल प्रबलता का ही अंतर होता है। एग्जाम्पल लोहा, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ आती है कि ये अधिक बल से आकर्षित क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? उसके रीजन को हमें यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए समझना मेरी बात को कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, पर फर्क क्या है? अणुचुंबकीय पदार्थ में वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अकेले इधर उधर वितरित रहते हैं, जबकि लोह चुंबकीय पदार्थ में ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या अयुग्मित परमाणु जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं। और एक साथ इकट्ठे रहने के पर यहाँ लगभग 10 की पावर 11 परमाणु एक साथ इकट्ठे रहते हैं।
मतलब कि 10⁻11 परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, और उस जो एक साथ जो इकट्ठे हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डोमेन। तो किसी डोमेन में उपस्थित सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की कोई निश्चित दिशा होती है, लेकिन जो उसके पड़ोस में दूसरा डोमेन होता है उसमें जो 10⁻11 परमाणु और हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण से इसका चुंबकीय आघूर्ण अपोजिट होता है, जो हम अगले पेज पर चित्र में देख लेंगे। तो समझो इसको। लोहे चुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व में केवल तीव्रता का अंतर होता है। लोहे चुंबकीय पदार्थों के बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्लियर। डोमेन का आकार 1 mm गुणा 1 mm, या कह दिया डोमेन का आकार 1 mm की कोटि का होता है, मतलब 1 मिलीमीटर की कोटि का होता है। प्रत्येक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु उपस्थित होते हैं। क्लियर। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय ये डोमेन जो हैं वो अनियमित रूप से, अर्थात एक दूसरे की अपोजिट साइड में व्यवस्थित रहते हैं, किसी एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। देखो यहाँ देखो, आप इसको समझो, पर डायग्राम को समझो तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे का टुकड़ा है। क्लियर। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया। यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है। अब इसमें देखो, अब एक टुकड़ा तो ये बन गया टुकड़ा। इस टुकड़े में लगभग 10⁻11 परमाणु हैं, और सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस साइड में, देखो सबके तीर के निशान इधर जा रहे हैं ऐसे। लेकिन इसके सामने जो दूसरा डोमेन है इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा उसकी अपोजिट है। ये देखो अपोजिट है, सारे अपोजिट है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके चुंबकीय आघूर्ण को इसका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण को ये निरस्त कर देता है, निरस्त कर दिया। इस कारण इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, और यही कारण है कि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता। क्यों? लोहे के टुकड़े में ऐसे डोमेन तो होते हैं और उनमें चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, लेकिन उस चुंबकीय आघूर्ण को पड़ोसी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देता है। इसलिए लोहे का, अगर मान लो ये लोहे का टुकड़ा है तो ये चुंबक का गुण रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है, ये लिखती है ना, इस कारण लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे डोमेन को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की उपस्थिति में रख देते हैं, यहाँ रख दिया, तो फिर सारे डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस दिशा के अनुसार हो जाती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार हो जाती है। तो देखो आप, इस डोमेन की दिशा भी यही है, इसके अनुसार ही है ना यहाँ तक। इस वाले की भी इधर ही है, देखो इधर ही है। इसी प्रकार ये जो डोमेन, इनकी दिशा भी यही होगी, इसके अनुसार ही, और इस वाले डोमेन की भी इसके अनुसार ही हो गई है। और ऐसा हो जाने पर लोहे का टुकड़ा जो है वो चुंबक बन जाता है। अगर किसी लोहे के टुकड़े को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। इस वजह से लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। देखो, जब ऐसे पदार्थ को बाह्य को सही करना, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ का प्रत्येक डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के अनुदिश चुंबकित हो जाता है, जिससे पदार्थ परिणामी रूप से चुंबकित हो जाता है। क्लियर। ये बात हो गई थी आपकी लोह चुंबकत्व की। अब जो हम नोट के अंतर्गत जो चीज़ हम पढ़ रहे थे ना, जो हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ी थी, जो हमने अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ी थी नोट के अंतर्गत, वही बात अब यहाँ रिपीट करते हैं। तो नोट नंबर 1,
नोट नंबर 1 में क्या था कि जो अनुचुंबकीय का डायग्राम बना था वो का वो लो चुंबकीय का बनेगा। देखो अनुचुंबकीय में भी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही थी, तो इसको लिख दो आप लोह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर। तो चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही है। तो देखो लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इससे होकर अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। नंबर 2, कांच की कटोरी में जब लोहे चुंबकत्व पदार्थ को रखते हैं, लोहे चुंबकत्व की जगह लिखो लोहे चुंबकीय, चुंबकीय बेटा लोहे चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो यह चित्रानुसार व्यवस्थित होता है। तो देखो जब ध्रुव पास पास हों और जब ध्रुव दूर दूर हों, तो देखो कैसे बनेगा। पास पास होंगे तो बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और प्रबल के पास ज़्यादा पदार्थ उपस्थित है, और जब दूर दूर रहेंगे तो बीच में दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और उस समय पदार्थ यहाँ पर कम है। क्लियर। बस सीधा सीधा संबंध होता है इसमें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इसका उल्टा था और लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में ये तीनों चित्र सेम ही, बिल्कुल सेम थे, कोई फर्क नहीं था। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल कलर का, उसे दबा दें। दबाते एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम तो मैंने सोल्व कर दी है कमेंट सेक्शन के द्वारा। आप भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मैं टेस्ट पेपर सीरीज भी जारी करूँगा, आप मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।